So welcome all to the IFS IIT GEM Biotechnology session. Today we will talk about the discussion of the 2018 paper of the IIT GEM Biotechnology और उसमें से आज हम MCQ वाला जो पोर्शन है सेक्शन ए MCQ जो रहता है यूजुअली 3 सेक्शंस रहते हैं MCQ, MSQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT राइट। तो आज हम 2018 वाला जो पेपर है उसका MCQ वाला पोर्शन उसमें से भी जो बायोलॉजी वाला पार्ट रहता है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये पहला ही क्वेश्चन था बायोलॉजी में पूछा गया सेक्शन ए में और वो था Which one of the following protozoan parasites belong to the phylum Epicomplexa? अगेन चारों के चारों प्रोटोजोन पैरासाइट्स ही है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, लाइशमैनिया हो गया, एंटमीबा हो गया या फिर ट्राइकोमोनस वजाइनालिस हो गया। तो अगेन ये क्वेश्चन है डाइवर्सिटी का जो जूलॉजी में आता है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर फाइलम जो है, किंगडम तो प्रोटिस्टा है, ऑब्वियसली प्रोटिस्टा रहेगा, बट फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा एंड यू कैन सी दैट इसका जीनस एंड स्पीसीज क्या है, तो दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। तो ये आपको जस्ट ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही था, इसमें आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है ऐसा कुछ नहीं है। ये जब आप जूलॉजी पढ़ोगे, जब आप डाइवर्सिटी पढ़ोगे तब उसमें ऐसे एग्जांपल्स एज वेल एज द नेम ऑफ द फाइलम एंड नेम ऑफ द पर्टिकुलर एग्जांपल्स इन देयर फाइलम, यू शुड रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा है आपने शायद पढ़ा ही होगा कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, बट वो बैक्टीरिया इज एक्चुअली वन ऑफ द एक्सेप्शन बिकॉज इट डजंट हैव सेल वॉल। ओके, तो यहाँ पे फिर चार जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा है कि द स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि बाकी के तीन इनकरेक्ट है। तो वही देखते हैं हम। देयर सेल्स आर ऑफ डेफिनेट शेप, नो। देयर सेल्स आर ऑफ नॉट डेफिनेट शेप, वो प्लियोमॉर्फिक रहता है, मतलब कि दे कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स आल्सो। ओके, देन दे आर रेजिस्टेंट टू लियोलाइसिस बाय ऑस्मोटिक शॉक। अगेन उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, उसमें प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट बी टॉक्स अबाउट द प्लाज्मोलाइसिस एंड नहीं होगा इसमें प्लाज्मोलाइसिस बिकॉज इट डजंट हैव सेल वॉल, राइट। तो ए एंड बी नहीं आएगा। व्हाट अबाउट सी, देयर ग्रोथ इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन। इसका मतलब क्या है, दैट इट इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, राइट। ये हुआ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट और ये सही है। Their growth is not inhibited by penicillin because it is penicillin resistant. It is also cephalosporin resistant. Cephalosporin जो रहता है, why they are cephalosporin and penicillin resistant? Because penicillin and cephalosporin will act on the what we can say, basically it will inhibit the cell wall synthesis. But यहाँ पे cell wall ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट ही उसके पास नहीं है कि दैट इट कैन एक्ट अपॉन, राइट। एंड दे आर नॉन पैथोजेनिक टू ह्यूमन, ऑफ कोर्स दे आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन। इसकी अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया रहता है, ओके, न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया करेगा, राइट। ऑफ कोर्स दे आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन, तो ये भी गलत है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, यू कैन सी हियर, यहाँ पे यूजुअली पेनिसिलिन जो है, penicillin will what we can say act on the cell wall, but this mycoplasma will not have any cell wall and therefore penicillin will not work on it. Okay, so यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि their growth is not inhibited by penicillin। तो ये बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था और यूजुअली माइकोप्लाज्मा के ऊपर कुछ ना कुछ तो पूछते रहता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन।
तो अगेन ऑर्गेनेल्स आपको पता होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, मीसोसोम्स। ओके चलो मीसोसोम्स तो चलो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो यूकेरियोट की अगर बात करें, एनीवेज लाइसोसोम्स हो गए, पेरोक्सिसोम्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम विल हैव ओनली one membrane, ribosome will not have any membrane, mitochondria is double membranous and endoplasmic reticulum is single membranous. So you can see कि single membrane में कौन कौन रहेगा, तो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस रहेगा सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अगेन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था सेल बायोलॉजी का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन ये इकोलॉजी का है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, पिरामिड ऑफ एनर्जी ना, एनर्जी दिया गया है। ओके, ये एनर्जी की बात है, बायोमास की बात नहीं है या नंबर्स की, ऐसा कुछ बात नहीं है, एनर्जी की बात है। तो देयर दे विल बी ऑलवेज बी अपराइट, बिकॉज एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जब जाता है तो सर्टनली हीट लॉस बीच में होता है, या बेसिकली यू कैन से एनर्जी लॉस बीच में होता है। once the energy is transferred from one tropic level to another, you can see here energy loss बीच में होगा ही। दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई गेस फर्स्ट लॉ में ही, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहेगा कि एक से दूसरे में अगर कन्वर्ट होगा बट स्टिल 100% एफिशिएंट नहीं होगा। ये कभी भी एक ट्रॉपिक लेवल, अगर इसकी भी बात कर लो तो आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे या दूसरे से तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे, कभी भी 100% एनर्जी, सॉरी 100% एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्शन नहीं होता है। तो हर एक जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल है वहां पे एनर्जी लॉस तो होगा ही, एंड देयरफॉर इट विल ऑलवेज बी अपराइट, राइट। अगर बायोमास का होगा तो कभी कभी अपराइट, कभी कभी इन्वर्टेड रहता है, बट द पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट, राइट। तो अगेन ये बेसिक इकोलॉजी का क्वेश्चन है, सो इट विल ऑलवेज बी अपराइट। नेक्स्ट अगेन देखते हैं हम कि इन द फीडबैक रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स टू द, तो ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि एंड प्रोडक्ट कहाँ पे बाइंड करेगा। तो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, नो इट विल नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम, अगेन राइट, ये हो सकता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, एंड सबस्ट्रेट के साथ वो क्यों बाइंड करेगा। द एंड प्रोडक्ट विल नॉट बाइंड विद सबस्ट्रेट। तो चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, एलोस्टेरिक साइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक साइट होती है एक्टिव साइट, जहां पे मेनली कैटालिसिस होता है, सबस्ट्रेट विल बाइंड टू दैट एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एंड मेनली कैटालिसिस होगा, जो भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा वो होगा। यहां पे आप देख सकते हो कि ये कौन सी साइट है, तो ये है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, मतलब इट इज अ डिफरेंट रेगुलेटरी साइट, मतलब अपार्ट फ्रॉम the main active site or the binding site, there will be different allosteric site which acts as a regulatory site। तो आप देख सकते हो कि a particular substrate जब भी वो प्रोडक्ट में फाइनली अगर कन्वर्ट होगा तो ये प्रोडक्ट फाइनली जाके उसके एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा। ओके, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा बेसिकली रेगुलेशन करवाने के लिए। तो अब एंजाइम विल हैव 2 साइट्स, वन विल बी द मेन एक्टिव साइट जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी रहती है, राइट, तो जिससे सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दैट कैटालिटिक एक्टिविटी, एंड द अदर विल बी व्हाट, अदर विल बी द एलोस्टेरिक साइड व्हिच विल हैव दैट्स रेगुलेटरी रोल, मतलब कि वो आइदर इनहिबिट या वी कैन से और ज्यादा एनहांस या स्टिमुलेट करेगा। बेसिकली फीडबैक रेगुलेशन की बात है तो मेनली इनहिबिशन का यहाँ पे रोल आता है। फीडबैक रेगुलेशन, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन, पॉजिटिव फीडबैक वैसे रहता है। तो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करेगा। ओके, तो इन द फीडबैक रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, राइट, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में भी जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो रहते हैं, जिसे हम लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, तो ये लाइट रिएक्शंस जो है वो बेसिकली दे स्टार्ट एट द फोटो सिस्टम, राइट। मेनली इट इज द फोटो सिस्टम 2, अगर नॉन साइक्लिक होगा तो इट विल बी फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, वंस अ पर्टिकुलर photo system get excited, it will emit electrons. The photo system, when it gets excited, when the light is incident on it, it will emit electrons and then the electron will go into its electron transport chain. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, वैसे ही यहाँ पे एक उनकी डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, इलेक्ट्रॉन जो ये फोटो सिस्टम ने लूज किया है, उसको वापस उसको कंपेंसेट करना है, राइट। स्पेसिफिकली उसको कंपेंसेट क्यों करना है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम जो है वो नॉन साइक्लिक है, नाम में ही है कि नॉन साइक्लिक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट देन गो अगेन द सेम इलेक्ट्रॉन which was left from the photo system, it will not go back again to the same photo system again। इसका मतलब कि उसको कोई दूसरा सोर्स चाहिए होगा कि वो जहां से वो वापस इलेक्ट्रॉन ले सके। तो ये चार जो सोर्सेस है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या NADH, तो चारों में से कौन सा रहेगा? तो यू कैन सी हियर कि ये जो वाटर है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस बेसिकली फोटोलाइसिस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल देन go, or we can say that will act as the compensation electrons for the photosystem। तो यहाँ पे what is the source of electrons in photosynthesis? तो ये आएगा water। okay, so water will be the answer। okay, moving on to next, वायरल। अगेन ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, बेसिक वायरल जो स्ट्रक्चर रहता है, वायरस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर है। वायरल कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ morphological subunits called capsomeres. One of the common capsomeres is icosahedral. The icosahedron is a regular polyhedron with, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर वायरस रहेगा, वायरस कैप्सोमियर्स कैन हैव आइकोसाहेड्रल या आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो ये जो आइकोसाहेड्रॉन है में उसकी प्रॉपर्टीज क्या, मतलब कि क्या वो ट्रायंगुलर है, उसमें कौन कितने फेस है, उसमें कितने वर्टाइसेस या एजेस है, ये आपको पता होने चाहिए। तो आइकोसाहेड्रॉन है, बेसिकली आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 20 ट्रायंगुलर फेसेट्स एंड 12 वर्टाइसेस होंगे। ओके, आइकोसाहेड्रॉन में 20 ट्रायंगुलर फेसेट्स एंड 12 वर्टाइसेस प्रेजेंट रहता है। तो अगेन ये बहुत ही बेसिक शेप है, अगेन ये नेचर में पाया जाता है। द icosahedron will have 20 triangular facets and 12 vertices। Then next is of immune system, which of one of the following features should be present in a protein to generate strong immune response। क्वेश्चन में दिया गया है strong immune response antibody production in an animal। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी दिया गया है एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स भी दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया। और तीन ऑप्शन कौन कौन से, तीन बेसिकली कौन कौन से हैं फीचर्स में? एक तो होगा एटलीस्ट 1 बी सेल एपिटोप, सेकंड इज एटलीस्ट 1 टी सेल एपिटोप एंड थर्ड वन इज प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट्स। तो यहाँ पे पहली बात तो ये तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 टी सेल एपिटोप होना ही चाहिए एक पर्टिकुलर एंटीजन के ऊपर, या जो प्रोटीन है, प्रोटीन या जो भी एंटीजन है उसके ऊपर एक टी सेल एपिटोप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट विल देन बाइंड विद द टी सेल रिसेप्टर, एंड जब वो टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा टी सेल एक्टिवेट होगा, एंड टी सेल बाइंड करेगा बेसिकली रिकॉग्नाइज करेगा तो टी सेल एक्टिवेट होगा, एंड देन इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स बाय द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, जो उसकी सिग्नलिंग जो रहती है वो। ओके, एक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट होती है। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट मतलब क्या कि मान लो कि एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है,
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैन बी आइदर बी सेल, इट कैन बी डेंड्राइटिक सेल और इट कैन बी मैक्रोफाज. तो ये जो बी सेल, डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफाज दिया गया है, तो यूजुअली व्हाट दे विल डू, इनके ऊपर आईजीएम रहता है, राइट. इनके ऊपर आईजीएम रहता है जो पर्टिकुलर एंटीजन को एंडोसाइटोसिस करवा के उनको एंटीजन प्रोसेसिंग में उनको एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे में लगा देंगे. एंड देन फाइनली वंस इट गेट इंटरनलाइज्ड, एंटीजन प्रोसेसिंग होगी. एंटीजन प्रोसेसिंग होने के बाद इट विल देन go towards the MHC2 MHC2 मॉलिक्यूल, और MHC2 मॉलिक्यूल फाइनली प्रेजेंट करेगा सेल रिसेप्टर को, ओके, TCR को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टी सेल एपिटोप होना चाहिए. उसके अलावा एटलीस्ट वन बी सेल एपिटोप होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बी सेल एपिटोप रहेगा, इफ दिस इज अ पर्टिकुलर एंटीजन जिसके ऊपर एक बी सेल एपिटोप रहेगा, ओके, जिसके ऊपर एक बी सेल एपिटोप रहेगा, तभी जाके बी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा एंड तभी जाके उसको इंटरनलाइज करेगा. इंटरनलाइज करने के बाद प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होगी. देयरफॉर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट भी नेसेसरी है, एटलीस्ट वन बी सेल एपिटोप भी नेसेसरी है, और एटलीस्ट वन टी सेल एपिटोप भी नेसेसरी है. टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा एक बार, फिर वो एक्टिवेट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन्स एंड ऑल दिस थिंग. फाइन. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि बी सेल की जगह दूसरे भी सेल एंटीजन प्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, राइट. जैसे डेंड्राइटिक हो गया, मैक्रोफाज हो गया, तो फिर बी सेल इज नॉट नेसेसरी. इम्यून जनरेट करवाना बी सेल इज नॉट नेसेसरी. बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, और ब्रैकेट में लिखा है एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करना जरूरी है. एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगर करना जरूरी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सेल को ही एंटीजन प्रेजेंट करना होगा. बी सेल जब MHC2 से एंटीजन प्रेजेंट करेगा, once it get recognized by the particular T cell receptor, right. B cell receptor पहले तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, वी कैन से एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको इंटरनलाइज करेगा. तो इसलिए एटलीस्ट वन बी सेल एपिटोप होना चाहिए. देन सेल जैसे ही इंटरनलाइज करने के बाद वो प्रोसेस प्रेजेंट करेगा एंटीजन को, तो इसके लिए एक एटलीस्ट वन टी सेल एपिटोप होना चाहिए. एंड जो बीच में एंटीजन प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए एक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट भी होनी चाहिए. अगर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट नहीं होगी तो एंटीजन प्रोसेसिंग ठीक से होगी नहीं, एक ठीक से एपिटोप बनेगा नहीं, टी सेल स्पेसिफिक एपिटोप बनेगा नहीं, और टी सेल रिकॉग्नाइजिंग एपिटोप नहीं बनेगा, देन इट कैन नॉट प्रेजेंट द पर्टिकुलर एपिटोप टू द टी सेल. तो फिर टी सेल एक्टिविटी नहीं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो फिर एक्टिविटी नहीं होगा. तो इसीलिए तीनों चीजें जरूरी है. बिकॉज क्वेश्चन में एंटीबॉडी प्रोडक्शन लिखा है, तो देयरफॉर बी सेल एपिटोप इज आल्सो नेसेसरी. क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कब होगा, जब बी सेल खुद प्रेजेंट करेगा. तो अगर मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट करता है तो फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन एज सच नहीं होता है, क्योंकि मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल टी सेल को वो सॉरी मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक जो सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग है वो टी सेल को प्रेजेंट तो करेंगे, बट वो टी सेल एक्टिवेशन की वजह से फिर बी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे. तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, एंड उसीलिए एटलीस्ट वन बी सेल एपिटोप इज आल्सो नेसेसरी. ठीक है. तो देयरफॉर आंसर विल बी ऑल द थ्री, दैट इज 1, 2 एंड 3 कि तीनों चीजें नेसेसरी है एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए या फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द एंट्रीज इन ग्रुप 1 विद दैट इन ग्रुप 2. अगेन ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोले आपको ये याद रखना ही होगा. कोलेरा टॉक्सिन जो होता है मेनली इट इज वन ऑफ द एंटेरोटॉक्सिन्स. कोलेरा टॉक्सिन इज वन ऑफ द एंटेरोटॉक्सिन. पी का आएगा 3, तो देयरफॉर ये ऑटोमेटिकली ये दो एलिमिनेट हो गए, राइट. पी का आएगा 3. कोलेरा टॉक्सिन एंटेरोटॉक्सिन है जो बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर को ओपन कर देते हैं और उसकी वजह से क्लोराइड का एफ्लक्स हो जाएगा एंड उसकी वजह से लार्ज एक्सपल्शन ऑफ क्लोराइड
सोडियम एंड वाटर, और वही रिस्पॉन्सिबल है डायरिया के लिए। ड्यूरिंग कॉलेरा जो डायरिया रहता है वही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज CFTR चैनल को वो ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ। देन व्हाट, P3Q2R1, Q का 2 रहेगा, डिप्थेरिया टॉक्सिन क्या है, एंडोटॉक्सिन है, या फिर Q का 4 रहेगा, डिप्थेरिया टॉक्सिन साइटोटॉक्सिन है। तो अगेन डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है वो क्या है, वो बेसिकली साइटोटॉक्सिन है। एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड है, अगेन वो एंडोटॉक्सिन है। एंड टेटानस टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन है। तो बेसिकली टेटानस न्यूरोटॉक्सिन है जो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करेगा एंड मसल सिग्नल्स, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल है वो अनकंट्रोल्ड वे में काम करने लगेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर टेटानस टॉक्सिन इज अ न्यूरोटॉक्सिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी सिर्फ 2 ही चीजें अगर पता भी हो इसमें, जैसे कोलेरा टॉक्सिन तो आपको बेसिकली एंटेरो, एंटेरो मतलब रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, ऐसा अगर आप देखें एंटेरो मतलब रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, तो हमें पता है कोलेरा टॉक्सिन विल एक्चुअली लीड टू द डायरिया, राइट। टेटानस टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करेंगे एंड देयरफॉर ये जो मोटर एंड प्लेट रहती है वो ठीक से काम नहीं करेंगी। इट विल बी नाउ अनेबल टू व्हाट वी कैन से रिसीव द पर्टिकुलर सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 चीज। अब लाइपो, कोई भी माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हो और ना भी हो, फिर भी उनको पता तो है कि लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो एक एंडोटॉक्सिन है, राइट। And some of the lipopolysaccharides are also responsible for generating the fever. Okay, तो 2-3 चीजें भी यहाँ पे पता चल गई, देन यू आर गुड टू गो, कि आपको पता चल गया। पहले 2 तो हमने ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर ही दिए थे एक ही ऑप्शन से, और दूसरा ऑप्शन जैसे मिल गया S2 या S4 तो तुरंत हमें पता चल गया कि क्या होना चाहिए। तो राइट, तो ये बेसिक अगेन माइक्रोबायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनिमल फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम से है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन। मतलब कि पी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये कोई पर्टिकुलर सेल मान के चलो, ठीक है, सेल से ये पेप्सिनोजेन सिक्रेट हुआ है एंड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन ऑन एक्सपोजर टू Q। इसका मतलब क्या हुआ कि पेप्सिनोजेन जो है, जो P से सिक्रेट हुआ था, वो पेप्सिनोजेन आगे जाके कन्वर्ट हुआ Q पेप्सिन में, आगे जाके कन्वर्ट हुआ पेप्सिन में एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एक्सपोजर टू Q। एंड ये जो Q है वो कहां से आया, तो वो अगेन सिक्रेट हुआ R से। ये जो Q है, Q सिक्रेटेड फ्रॉम R, दैट मीन्स के R जो है उसने Q को सिक्रेट किया, P है उसने पेप्सिनोजेन को सिक्रेट किया एंड पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हुआ Q के एक्सपोजर में इनटू द मीन पेप्सिन। तो यहाँ पे P, Q एंड R क्या है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ P, Q एंड R। तो अगेन बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है ये। आपको बेसिकली ये लेवल पे आपको क्या याद रखना है, नेसेसरली आपको हर एक जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हुए या फिर यू कैन से द एंजाइम सिक्रीशंस हो गए, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हो गए, इवन द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द वी कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो ये सारे एंजाइम के आपको नाम याद रखने हैं और उनका सोर्स क्या है, खास करके गैस्ट्रिक म्यूकोजा में HCl का सोर्स क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सोर्स क्या है, म्यूकस का सोर्स क्या है, या फिर जो अल्कलाइन म्यूकस जो बोलते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर पेप्सिनोजेन का सोर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन रिलीज होता है चीफ सेल से, तो देयरफॉर दिस विल बी P। ठीक है, पेप्सिनोजेन रिलीज होता है चीफ सेल से, और पेप्सिनोजेन के साथ साथ चीफ सेल दूसरा भी एक सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो चीफ सेल क्या 2 सिक्रेट करेगा, पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। दूसरा क्या है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करना है पेप्सिन में, और वो कौन से एक्सपोजर, किसके एक्सपोजर में,
वो क्यू के एक्सपोजर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्यू है, और ये जो क्यू है वो कहां से सिक्रेट होता है, क्यू सिक्रेटेड फ्रॉम आर। तो आर क्या होगा, आर विल बी द पैराइटल सेल्स, जिसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स इज द ओल्ड नेम, न्यू नेम इज पैराइटल सेल्स। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि पी क्यू एंड आर, दिस विल बी आर। तो आर से सिक्रेट होता है क्यू, दैट इज पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पेप्सिनोजन जो सिक्रेट हो रहा है वो कहां से, पी से सिक्रेट हो रहा है, एंड दैट इज चीफ सेल्स। तो देयरफॉर द करेक्ट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज पी इज चीफ सेल्स, क्यू इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आर इज ऑक्जेंटिक सेल्स। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये जीन रेगुलेशन का क्वेश्चन है। When bacteria are grown in glucose depleted media containing high concentration of lactose, expression of lac operon genes is activated by the binding of lac repressor in the operator site and CAP complex in the cap site, the dissociation of bound lac repressor from the operator site and binding of CAMP cap complex in the cap site, the dissociation of bound lac repressor only from the operator site, and the dissociation of both bound lac repressor from the operator site and CAMP cap complex from the cap site। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये कि अगर लो ग्लूकोज है तो फिर क्या होगा कि when glucose levels are low CAMP is produced, the CAMP attaches to the CAP, मतलब कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो रहता है CAP, उसके साथ वो अटैच हो जाएगा एंड इट अलाउज टू बाइंड टू द DNA, एंड CAP हेल्प्स RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग टू द प्रमोटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एनहांसर की तरह काम करेगा, एक्टिवेटर की तरह बेसिकली काम करेगा, जो एनहांसर सीक्वेंस पे बाइंड करता है, एंड रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो लो ग्लूकोज के टाइम CAMP CAP कैप साइट पे बाइंड करता है, राइट, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैप साइट पे बाइंड करेगा। अब लो ग्लूकोज है बट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, अब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज है तो इसका मतलब रिप्रेसर भी अनबाउंड हो गया, डिटैच हो गया ऑपरेटर से, सो डिसोसिएट हो गया बेसिकली। तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, द डिसोसिएशन ऑफ द बाउंड लैक रिप्रेसर। क्यों, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है जो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होके रिप्रेसर से बाइंड होके फाइनली डिसोसिएट करवा देगा, एंड बाइंडिंग ऑफ कैप क्योंकि ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया है इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये जो क्वेश्चन है एनिमल फिजियोलॉजी का है एंड एंडोक्राइनोलॉजी का है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे अगेन आपको उसके पर्टिकुलर फंक्शंस याद रखने होंगे। फंक्शंस पूछे गए, एल्डोस्टेरोन क्या आएगा, तो एल्डोस्टेरोन आएगा स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, नहीं ये नहीं आएगा। हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द किडनी, करेक्ट। पी का आएगा 2, अब पी का 2 है तो फिर ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी एंड डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यू का क्या आएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस, दैट इज करेक्ट। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो LH जो है वो बेसिकली सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ओके, देन व्हाट वी कैन से, राइट, सो क्यू का आएगा 1, तो यू कैन सी हियर P2Q1, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे हमें मिल गया सिर्फ 2 चीजों से। बाकी का देख लेते हैं। R4 एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट, वासोडाइलेशन में काम आता है, एंड एपिनेफ्रिन विल इंक्रीज द हार्ट रेट, तो देयरफॉर अदर 2 आर आल्सो करेक्ट। तो हमने देख लिया यहाँ पे डायरेक्ट उसके फंक्शंस पूछे जो पर्टिकुलर हार्मोन्स है उसके। ओके, नेक्स्ट, मैच द एंट्रीज इन द ग्रुप 1 विद दैट इन द ग्रुप 2, तो ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो अगेन आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कोएंजाइम रिलेटेड टू इट्स विटामिन, तो जो नियासिन है, राइबोफ्लेविन जो B2 है, थायमिन B1 है, पेंटोथेनेट जो B5 है, फोलेट B9 है, बायोटीन जो B7 है, राइट। ये जो चीजें हैं ये आपको
पता होनी चाहिए। ये B5 हो गया, ये B9 हो गया, ये B7 हो गया, ओके। नायासिन हो गया B3। तो ये जो विटामिन बी के पर्टिकुलर उसके रिलेटेड कोएंजाइम से, तो आप यहाँ पे देखोगे राइबोफ्लेविन का FAD है, थायमिन का कोएंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट है, पेंटोथेनेट का कोएंजाइम A, देन फोलेट का टेट्राहाइड्रोफोलेट, बायोटिन का तो बायोटिन ही रहेगा, पायरिडॉक्सल का पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे। तो यू कैन सी कि ये विटामिन B5 जो पर्टिकुलर क्या था, B5 जो था पेंटोथेनेट, उसका क्या है कोएंजाइम A। अब यहाँ पे देख सकते हो R का 1 आएगा। R का कहाँ पे 1 है, तो सिर्फ यही ऑप्शन है जो R1 दिखा रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। तो आप एक या दो भी, अगर कभी कभी ऐसे ऑप्शन ही ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आप एक या दो भी आपको अगर याद हो कुछ पर्टिकुलर, वैसे तो आप सब याद रखो, दैट विल बी बेस्ट, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री अगेन थोड़ा एक लेंथी टॉपिक रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स सब्जेक्ट वो रहता है। तो आप भी आप याद रख लो तो आप ऑटोमेटिकली आपको बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो यहाँ पे हमने MCQs डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड MCQ के बाद हम दूसरा सेशन भी रखेंगे कि यही 2018 में MSQ वाले जो बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन कौन से थे वो हम सॉल्व करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी हम देखेंगे 2018 वाले IIT JEM पेपर का, ओके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी, सी यू नेक्स्ट टाइम।